फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्यकांत पांडे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये सारे करंट अफेयर्स मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर से कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एस्टेरॉयड मिशन नेम्ड टियानवेन टू एस्टेरॉयड कैमोलीवा। ठीक है, हमें यहाँ जानना क्या है, ये टियानवेन 2 जो मिशन है ये कहाँ की मिशन है, किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किया है टियानवेन 2 मिशन। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है, ये चाइना से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसमें सेकंड फैक्ट ये आपको जाननी है कि ये जो मिशन है ये टारगेट कर रही है कैमोलीवा एस्टेरॉयड को। ठीक है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ये रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे स्पेस में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो फैक्ट आपको जानना है, ये जो कैमोलीवा एस्टेरॉयड है। ठीक है, एस्टेरॉयड्स के रिगार्डिंग आपको एक और फैक्ट पता होनी चाहिए कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम लोग कौन सी बेल्ट बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे आपको एस्टेरॉयड्स देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट। बेल्ट मतलब वो बेल्ट की तरह विजिबल होता है, ऐसा लगता है कि वो सेपरेट कर रहा है मार्स और जुपिटर को। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए डार्ट मिशन के बारे में। डार्ट मिशन जो कि यूएस ने इस मिशन को लॉन्च किया था। देखिए, डॉट मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के भी आसपास हैं। ठीक है, ऐसे एस्टेरॉयड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स। नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स। ठीक है, तो इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे एस्टेरॉयड्स हमारे धरती को भी अटैक कर सकते हैं। अटैक मीन्स वो हमारे धरती के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए, ह्यूमन काइंड के लिए एक तरीके से थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे कुछ सर्टेन एस्टेरॉयड्स हैं जिसको यूएस ने टारगेट किया और इस मिशन के अंडर उसको एक स्पेस क्राफ्ट से उसने आउटर स्पेस में ही एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो डार्ट मिशन एक तरीके से ऐसे एस्टेरॉयड्स को टारगेट करती है जो कि पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, तो डार्ट मिशन, डार्ट के यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्या, टियानवेन 2 मिशन किसकी है, ये चाइना की मिशन है। इसके अंडर ये कैमोलीवा एस्टेरॉयड्स को स्टडी करेगी। ठीक है, और एस्टेरॉयड को स्टडी करने का एडवांटेज ये भी है कि अगर हम एस्टेरॉयड की स्टडी करेंगे तो हम अर्थ के भी इंटीरियर्स या अर्थ की जो भी कंपोजिशन है उसकी भी रिसर्च में एस्टेरॉयड की स्टडी हमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो एक ही सिंगुलैरिटी से डेवलप हुए हैं। मैं ये बात बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि अर्थ और उसके साथ साथ जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग स्टार्स, सन एंड अदर एस्टेरॉयड्स, उनका डेवलपमेंट या उनका एवोल्यूशन 13.7 बिलियन ईयर एगो हो चुका है थ्रू ए एक्सप्लोजन। ठीक है, ठीक, इसलिए एस्टेरॉयड्स की स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको क्या क्या जानना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टियानवेन 2 मिशन के बारे में जो कि चाइना से एसोसिएटेड है और इन्होंने ये टारगेट किया था मिशन किसको, एस्टेरॉयड कैमोलीवा को। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, डार्ट मिशन। डार्ट मिशन किससे एसोसिएटेड है, यूएस की नासा द्वारा लॉन्च्ड एक मिशन थी जिसमें जो पोटेंशियल ऐसे एस्टेरॉयड्स को टारगेट किया गया था जो कि हमारे अर्थ के लिए थ्रेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट लाई करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी रिसेंटली पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हेरिटेज नेटवर्क वॉज रिसेंटली न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हेरिटेज जो नेटवर्क है ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे ये उनके बीच का एग्रीमेंट का ये एक तरीके से एग्रीमेंट है। ठीक है, तो हेरिटेज नेटवर्क ये ऐसे सारे हायर एजुकेशंस के बीच में कोऑपरेशन करने की बात करती है जिससे कि हम लोग रिसर्च और ट्रेनिंग को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये किससे एसोसिएटेड है, हायर एजुकेशन
के प्रमोशन के लिए, ठीक है ना। और ये जो हेरिटेज नेटवर्क जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये इंडिया और EU रिलेशनशिप के अंडर साइन किया गया है, ठीक है। सो डैट कि वहाँ के जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हमारे यहाँ के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में टाई अप की जाए और उनके बीच में रिसर्च और ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाए, ठीक है। यहाँ पर EU के बारे में, EU क्या है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में, ठीक है। ब्रसल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ है टोटल? 27 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। 3 फैक्ट्स मैंने बताया। हेरिटेज नेटवर्क किससे एसोसिएटेड था, किससे लिंक था? तो इंडिया EU रिलेशनशिप से लिंक था। यूरोपियन यूनियन की कैपिटल हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसल्स में है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, ठीक है। किस चीज़ को उसने क्या डेवलपमेंट हुआ है? एक एडिटेड जीन एडिटिंग के थ्रू एक शिप का डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। खासियत क्या है इस शिप की? इस शिप की खासियत ये है कि इसका जो 30% बॉडी मास है वो बढ़ गया है, बॉडी मास इंक्रीज्ड। जो हमारे जो ट्रेडिशनल शिप्स होती हैं उससे ऐसे शिप्स की जो बॉडी मास होगी वो 30% ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस शिप्स की जो डेवलपमेंट की गई है वो किस टेक्निक के अंडर की गई है? क्रिस्पर Cas9 टेक्निक, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 क्या है? एक जीन एडिटिंग की टेक्निक है जिसके थ्रू ऐसे शिप्स की डेवलपमेंट की गई है जिसका 30% बॉडी मास इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिमार्केबल और एक तरीके से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट किसने किया है? ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस को डेवलप किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखिएगा ये फैक्ट कि क्रिस्पर Cas9 टेक्निक किससे एसोसिएटेड है? ये आपकी जीन एडिटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव बाई स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इस स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव करने वाला जो अभी रिसेंटली राज्य कौन सा बना है? वो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। देखिए तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट नहीं है, ऑलरेडी 2 अदर स्टेट्स ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव कर चुकी है। वो सारे 2 स्टेट्स कौन कौन से हैं? एक तो कर्नाटका है आपका, ठीक है, और दूसरा गुजरात है, ठीक है। ये एक तरीके से आपकी 3rd स्टेट है जिसने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव किया है। इसके अंडर जितने भी इसके अंडर सैटेलाइट और जो लॉन्चिंग पैड्स होंगे इनमें रिसर्च और डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। और ये ऑलरेडी जो यूनियन गवर्नमेंट की जो इंडियन स्पेस पॉलिसी ऑलरेडी ये पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट हमारी लॉन्च कर चुकी है, जिसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी, जो कि 2013 में लॉन्च की गई थी, 2023 में सॉरी, ठीक है। इसी से अलाइंड है। इसी अलाइंड मतलब एक तरीके से इसी के साथ इस पॉलिसी के अंडर वो टैंडम में काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसका नाम क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर द इंडियन स्पेस पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ईयर कौन सा है? 2023, ठीक है। रिसेंटली आपका तमिलनाडु 3rd स्टेट बना है जिसने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव किया है, जिसके अंडर सैटेलाइट्स और लॉन्चिंग पैड्स होंगे, उसके डेवलपमेंट्स और उनमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी कौन से 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव किया था? तो कर्नाटका और गुजरात थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LGM-30G मिनटमैन 3 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? USA, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आप नाम याद रख लीजिएगा, मिनटमैन 3, ठीक है। बाकी ये कोड है, ठीक। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये क्या है? एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? US ने डेवलप किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरकॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बेसिक फैक्ट कुछ पता होने चाहिए, जैसे कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये डिलीवर करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है, और साथ साथ इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इसकी रेंज कितनी होती है, मोर देन 5500 किलोमीटर। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। जो भी IBM मिसाइल्स होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, इनकी रेंज कितनी होती है, 5500 किलोमीटर, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मिसाइल को भी डिलीवर कर सकती है, कैन बी डिलीवर्ड थ्रू दिस IBM मिसाइल्स, ठीक है, ठीक है, कैन बी डिलीवर्ड, ठीक है, ठीक। तो मिनटमैन 3 जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, इसको किसने टेस्ट किया है रिसेंटली, US ने टेस्ट किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 5500 किलोमीटर्स। और दूसरा फैक्ट क्या है कि इसके थ्रू हम लोग न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स होती हैं, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स होती हैं, उसको भी हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया की इस तरीके की कौन सी IBM मिसाइल है जिसका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए, अग्नि 5, ठीक है। ये इंडियन इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल टू डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो क्या है, अग्नि 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द 24th स्टेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। रिसेंटली हाल ही में कौन सा देश है जो कि कौन सा राज्य है जो कि 24वां राज्य बना जिसने 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गुजरात। देखिए 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इससे ये है कि जो कार्बन एमिशन होता था रेलवेज के थ्रू, रेलवे एज ए सेक्टर, उसके थ्रू हम उसको अब रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। क्योंकि गुजरात ने ये चीज़ अचीव किया है तो अब सारे स्टेट्स भी ये चाहेंगे। ओवरऑल रेलवे का टारगेट भी है कि वो टिल 30, रेलवे के क्या एम्बिशियस टारगेट है, कार्बन नेट जीरो एमिशन टिल 2030, ठीक है। तो रेलवे टारगेट करती है, रेलवे, ठीक है, कि वो कार्बन जीरो एमिशन करे टिल 2030 तक, ठीक है। और इंडिया की टारगेट क्या है, इंडिया ओवरऑल 2070 तक कार्बन नेट जीरो एमिटर बनना चाहता है, एमिटर कंट्री, ठीक है। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये है कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करें साथ साथ उतना भी कार्बन सिंक भी हो, सिंक मतलब उतना कार्बन हमारे इन्वायरमेंट द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए, जिससे कि पॉल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस में जो उसका एक रोल होता है वो भी कम हो, ठीक है, ठीक है। तो रेलवे का टारगेट क्या है, कार्बन नेट जीरो एमिटर बनने का टिल 2030, और इंडिया एज ए कंट्री उसने टारगेट किया है ईयर 2070 तक हम क्या एक नेट जीरो एमिटर कंट्री बनना चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड फुटबॉल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर है 25 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए ये वर्ल्ड फुटबॉल डे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से सेकेंड इवेंट था वर्ल्ड फुटबॉल डे का जिसको सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल डे यूएन जनरल असेंबली ने लास्ट ईयर मतलब कि 2024 में अनाउंस किया था कि 25 में विल बी सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है। तो ये जो 25 में को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया गया था ये ओवरऑल सेकंड इवेंट था, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। कब सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड फुटबॉल डे, 25 में के। एक और फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होगा, नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब होगा, 2026 में। होस्टिंग कंट्री कौन सी होगी, जो 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो
कोई एक सिंगल कंट्री इसको होस्ट नहीं कर रही है, तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ इसको होस्ट कर रही हैं, जो कौन कौन सी हैं, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप किस ईयर में होगा और कौन कौन सी होस्टिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये जॉइंट होस्टिंग है इन तीनों कंट्रीज़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली किलायू वॉल्केनो इरप्टेड अगेन, बिलोंग्स टू विच आइलैंड। ठीक है, अभी हाल ही में किलायू वॉल्केनो फिर से इरप्ट हुआ है, तो ये किस कंट्री में है, तो ये कंट्री हवाईयन यूएस में है। ठीक है, तो हवाई जो कि यूएस की एक स्टेट है, ठीक है, आइलैंड स्टेट है, मतलब कि एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये मेन लैंड यूएस से थोड़ा दूर पे है। ठीक है, मतलब ये पैसिफिक ओशन में इंटायरली लाई करता है, एक आइलैंड है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो वोल्केनो था उसका फिर से इरप्शन हुआ है, चूँकि ये एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली इसका इरप्शन होता रहता है। ठीक है, और ये एक शील्ड वोल्केनो का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दो फैक्ट पता होने चाहिए कि किलायू वोल्केनो जो कि हवाईयन यूएस में है, हवाई एक यूएस की स्टेट है, और दूसरा क्या, ये एक्टिव वोल्केनो है, और ये एक शील्ड वोल्केनो का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया में कोई एक्टिव वोल्केनो है, तो हाँ, एकमात्र इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो है उसका नाम क्या है, बैरन आइलैंड। ठीक है, ये कहाँ पर है, अंडमान पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियाज ओनली, ठीक है, वोल्केनो साइट, एक्टिव वोल्केनो साइट। ठीक है, ठीक, तो ये सारे डिफरेंट जो क्वेश्चंस थे मैंने न्यूज़पेपर से कवर किए थे और एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे डिस्कस किए। ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये शेयर करिए। ठीक है, फ्यूचर में हम अपने चैनल पे ढेर सारे जीएस के कंटेंट भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, ठीक है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग ज्योग्राफी ऑल्सो। ठीक, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और प्लीज़ शेयर करिए चैनल को और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।